स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अवर एनवायरनमेंट चैप्टर। तो आज ये हमारा लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग्स, जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये सब मिला के बनता है अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल। तो ये एयर, वाटर, सॉइल ये तो हो गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हो गए लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में समझ में आ गया ना, हमारे जो आसपास है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं और हम, ये सब मिला के एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से हम देखते हैं, फर्स्ट पैरा छोड़ के इकोसिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन बहुत अच्छी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो वही हम लेंगे, मैं मार्क करा दूंगी। पहले देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। ठीक है, अगर हम इसको डिस्टर्ब ना करें तो एक बैलेंस मेंटेन होगा। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया together with non-living constituents of environment form an ecosystem। तो ecosystem क्या है, मार्क कर लें। आगे डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है बुक में, मार्क कीजिए। An ecosystem consists of biotic components comprising living organisms। ठीक है, biotic components में क्या आएंगे? living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है नॉन लिविंग, सब जो भी सब नॉन लिविंग है वो सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक में क्या आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे प्रोड्यूसर्स, अब हमने इनको पर्टिकुलर टर्म्स दे दी हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अभी लिखा था हमने प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने उनको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया, सम ब्लू ग्रीन एल्गे और कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, दे आर हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और डिकम्पोजर्स ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जैसे कोई भी चीज़ खराब होती है, जैसे फ्रूट कोई पुराना हो गया, आलू पुराना हो गया या एप्पल पुराना हो गया तो सड़ जाता है ना, बदबू आने लगती है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो डिकम्पोज होने लग गया। ठीक है, तो ये हो गए कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम की डेफिनेशन मार्क कर ली ना, देखो एक बार आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इफ यू विजिट अ गार्डन you will find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower and animals like frog, insects and birds। और भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं अगर आप कहीं गार्डन विजिट करते हैं तो। all these living organisms together interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of ecosystem। मतलब living organisms आपस में interact कर रहे हैं और वो non living components के साथ भी interact कर रहे हैं। ठीक है, so a garden is an ecosystem। गार्डन कैसा इकोसिस्टम है? नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल है कि मैन मेड है? हमने बनाया है। देखो, दो तरह के इकोसिस्टम है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम्स और मैन मेड इकोसिस्टम। तो गार्डन हमने बनाया है, मैन मेड इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जो हमने बनाया है मैन मेड, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, तो जो हमने बनाया है, तो यहाँ पर हम टाइप्स कर रहे हैं इकोसिस्टम के। टाइप्स दो टाइप के हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम बोल सकते हैं मैन मेड। मैन मेड में अब आप सोचो कि मैन मेड में क्या क्या आ सकता है। क्रॉप फील्ड, जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है, वो हमने बनाई है, हमने डेवलप की है। गार्डन हम डेवलप करेंगे, पार्क हम डेवलप करेंगे, और आप घर में एक्वेरियम रखते हैं। ठीक है, तो ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्लियर? इसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल लिए हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड है, जैसे डेजर्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, वहाँ पर ट्रीज हैं, छोटे पौधे हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सब आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो वो हो गया टेरेस्ट्रियल या लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ठीक है, डेजर्ट, ग्रासलैंड या फॉरेस्ट। इसके बाद एक्वेटिक, जैसे वाटर बेस्ड, एक्वेटिक हम बोले वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स
प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, रिवर में, पॉन्ड में, लेक, सी। तो ये हो गया नेचुरल इकोसिस्टम का एक्वेटिक वाला। क्लियर। अब हम देखते हैं बुक से, पढ़ दिया था ना मैंने पूरा, ये पूरा पैरा हो गया था नहीं। All living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of ecosystem. So a garden is an ecosystem. कैसा ecosystem है, यहीं पे थे। garden कैसा ecosystem है, man-made ecosystem है, ठीक है। Other types of ecosystem are forest, ponds and lakes. ये कैसे होंगे, forest, ponds and lakes, natural ecosystem. These are natural ecosystems while garden and crop fields are human-made artificial ecosystems. Clear? अब इसके बाद अभी हमने बोला कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की अब नेक्स्ट पैरा में बात की गई है। तो बुक में दिया है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। वही हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो बताइए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, डेफिनेशन लिख सकते हो, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। फिर कंज्यूमर्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स, देयर फूड इज क्या, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और डिकम्पोजर्स अभी बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड पार्ट्स को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, और वो क्लीनिंग एजेंट होता है एनवायरनमेंट के। क्योंकि वो सोचो, अगर सपोज डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा। चलो अगर कोई फॉरेस्ट लेते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कोई कोई मरते रहते हैं, वहाँ पे तो फ्यूनरल नहीं हो रहा ना। ह्यूमंस में तो फ्यूनरल हो जाता है, बॉडी को बर्न कर दिया जाता है, लेकिन फॉरेस्ट में तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, बॉडी, डेड बॉडी का क्या होता है। सपोज कोई एनिमल है, वो मर गया, तो क्या होगा, दूसरा जानवर खा लेगा। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। अगर उसने किसी ने नहीं खाया तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा, सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी। सड़ने लगा, बदबू आने लगी, इसका मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या डिकम्पोज होते होते क्या बचेगा, सिर्फ स्केलेटन, हड्डियां बचेंगी और कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वो डिकम्पोज हो गया पूरा, ठीक है। अगर अब सोचो कि डिकम्पोजर्स ही ना होते एनवायरनमेंट में तो क्या होता, इमेजिन करो, देयर वुड बी डेड बॉडीज एवरीवेयर, क्योंकि डिकम्पोज करने वाले कोई नहीं होता। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे दिया है बुक में, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in presence of chlorophyll? कौन से organisms हैं? Which organism can make organic compounds like sugar and starch? शुगर और स्टार्च बनाते हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो शुगर या स्टार्च बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स, ठीक है। तो विच ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category, और इन्हीं को बोलते हैं consumers। तो consumers क्या हो गए, autotrophs है, they can prepare their own food in presence of sunlight, water, chlorophyll और carbon dioxide, ठीक है। आगे है, organisms depend on producers either directly or indirectly for their sustenance। कुछ organisms directly depend करते हैं producers पे, तो जो directly depend करते हैं वो है consumers, ठीक है। अब कंज्यूमर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। कंज्यूमर्स, these organisms, second line, these organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are called consumers, ठीक है। जो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे वो हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे वो टर्शरी कंज्यूमर। अभी हम करेंगे आगे। Consumers can be classed variously as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Consumer का further division क्या क्या दिया है, बोलो क्या क्या दिया है consumers का further division? Herbivores, carnivores, omnivores and अब बताओ हर्बीवोर्स क्या होते हैं,
घास को खाते हैं, ठीक है, जैसे डियर। जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं ये है हर्बीवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उनका एनिमल्स ही फूड होता है। कार्निवोर्स का जैसे लायन, टाइगर, उनका फूड क्या है? उनका फूड क्या है? हर्बीवोर्स उनका फूड है, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। इसके बाद ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन भी, ठीक है, अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं और टोटल पैरासाइट्स होते हैं, जो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और अपना सर्वाइवल उसकी बॉडी से अपने आप कुछ लेते हैं। जैसे तुमने सुना है अमरबेल, कैस्कुटा, अमरबेल देखिए कभी पूरे पेड़ पे फैल जाती है, तो क्या करती है वो पेड़ से अपना न्यूट्रिशन लेने लगती है, ठीक है, वो पैरासाइट है। तो दो तरह के हो सकते हैं, पार्शियल पैरासाइट और कंप्लीट टोटल पैरासाइट। यहाँ पे पैरासाइट की डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि बाकी तो सब तुम्हारे लिए नोन है। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन the body of host for their nutrition. वैसे आप लाइफ प्रोसेसेस में भी ये पढ़ चुके हैं, पैरासाइट्स पढ़ा होगा, है। चलिए टेक्स्ट बुक से आगे देखते हैं। इमेजिन द सिचुएशन, ये पेज 209 का लास्ट पैरा एक्टिविटी के ऊपर। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। सपोज आपके यहाँ घर पे एक्वेरियम है, ठीक है, क्लीन आपने नहीं किया है और सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। बड़ा एक्वेरियम मान लो, बहुत बड़ा एक्वेरियम है। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? क्या होता है? अभी बताया था, डिकम्पोज होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंगस ये डिकम्पोज करेंगे। These microorganisms are decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances जो soil में चले जाते हैं, that go into the soil and are used up once more by the plants। तो ये क्या करते हैं? soil को वापस से replenish कर देते हैं, ठीक है। डिकम्पोज होके वो वापस चीज़, वो जो भी soil में चला गया डिकम्पोज होके, तो soil replenish हो गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है डिकम्पोजर्स की? पूछी जाती है एग्जाम में। They help in decomposing the dead bodies of plants and animals and एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में एक्टिविटी है, इसमें एक एक्वेरियम के बारे में बोला गया है और एक्वेरियम में आप एक फूड चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो फूड चेन क्या होगी एक्वेरियम में? लार्ज फिश को छोड़ देना, एल्गे फाइटोप्लैंक्टन भी बोला जाता है एल्गे को, प्रोड्यूसर्स। एल्गे कैसे होते हैं? प्लांट लाइक, पढ़ा 8th क्लास में, एल्गे आर प्लांट लाइक, ठीक है। उनको खाया प्रोटोजोआ ने, तो प्रोटोजोआ, जू प्लैंक्टन बोलते हैं प्रोटोजोआ को, या हर्बीवोर या ये प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्रोटोजोआ को खाया स्मॉल फिश ने, दैट इज कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो एक्वेरियम में यहाँ एल्गे से प्रोटोजोआ से स्मॉल फिश। या पॉन्ड में आप ले लो, एक पॉन्ड में आप, ये हो सकता है कि एक्वेरियम तो आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हो, तो एल्गे नहीं जमा होगा। एल्गे देखा है ना आपने, पानी के ऊपर जो फ्लोट करता है एल्गे, देखा है ना, काई बोलते हैं हिंदी में, काई ग्रीन सी हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक पॉन्ड में आप देखो तो एल्गे जमा है, एल्गे को खाया प्रोटोजोआ ने, प्रोटोजोआ को खाया स्मॉल फिश ने, और अगर वो पॉन्ड बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो हो सकता है कि वहाँ फिश और बड़ी फिश भी हो, ठीक है। तो ये एक फूड चेन हो गई। तो अब फूड चेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फूड चेन क्या होती है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, जैसे, और एक बहुत सिंपल सी फूड चेन जो आप नॉर्मली बोलते हैं, ग्रास को डियर ने कंज्यूम किया और डियर को लायन ने कंज्यूम किया, सबसे इजी फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन होती क्या है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी, ठीक है। अब हम बुक से देखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक फूड चेन एंड वेब्स देखेंगे। In activity we have formed a series of organisms feeding on one another. This series of organisms taking part at various biotic levels form a food chain, ठीक है। जैसे दो फूड चेन अभी यहाँ पे हमने बना ली। Each step और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। ये जो स्टेप है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल।
द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। किसी भी फूड चेन में आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करते हैं, ठीक है। दे फिक्स अप, क्या करते हैं, सोलर एनर्जी फिक्स करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया तो पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस, एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स, ठीक है। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये क्या है, दे कम एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड लार्ज कार्निवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे इस फूड चेन में हमने 4 ट्रॉपिक लेवल्स बनाया, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में है प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में है टर्शरी कंज्यूमर्स। क्लियर। आगे, वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। Thus, the interactions among various components of environment involves flow of energy। जैसे ग्रास को डियर ने खाया तो इससे इसको एनर्जी मिली, डियर को लायन ने खाया तो इस लायन को उससे एनर्जी मिली, हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिली, ठीक है। तो हमें जो एनर्जी मिली वो कहाँ से मिली, फूड जो हमने कंज्यूम किया उससे एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी होगी वो सब अभी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा हम 10% लॉ लगाएंगे, अभी पढ़ेंगे आगे। और कितनी एनर्जी हमें मिलती है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी पास होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है, एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स और कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम प्रेजेंट इन सनलाइट, ठीक है। सिर्फ ऑटोट्रॉप्स ही ऐसे हैं जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल फॉर्म में, ताकि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ के यूज कर सकें। सोचो कि अगर प्लांट्स ना हो तो क्या होगा, क्या होगा, लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। Autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy supports all the activities of living world. ठीक है, तो हमें प्लांट से एनर्जी मिलती है। This energy supports all the activities of the living world. जो प्लांट से एनर्जी, सोलर एनर्जी जो प्लांट्स ने ली, उससे ही सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है। This energy supports all the activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to heterotrophs and decomposers. ठीक है, फूड चेन के थ्रू। However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment, जो usable form में नहीं होती। Some of the energy get lost in the environment. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, अब कुछ points हैं बहुत important है, बुक में बहुत बढ़िया से points लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको समझते हैं step by step। तो first point दिया है, the green plants इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था अभी, लैंड वाला, लैंड इकोसिस्टम। तो ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% ही ले पाते हैं। ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी जितनी आ रही है उसका सिर्फ 1% ले पाते हैं, ठीक है, बाकी सारी एनर्जी गेट लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। तो ये हाँ, ग्रीन प्लांट्स कितना कैप्चर कर पाते हैं सोलर एनर्जी को, 1%, ठीक है। आगे, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो मैं बोर्ड इरेज करती हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। 1 मिनट, हाँ, इसमें और क्या बचा है, फूड वेब। फूड वेब अभी हम करेंगे, द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। एक ही ऑर्गेनिज्म को 2-3 खा सकते हैं, फिर वो 2-3 को 3-4 और खा सकते हैं, तो फूड वेब रहेगा, अभी करेंगे। अभी बताया 1% लॉ के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को सन से जितनी एनर्जी मिलती है वो कितना ले पाते हैं, 1% ले पाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन लिया है, ये हमारी फूड चेन है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन। सन से अगर 20,000 जूल एनर्जी मिल रही है तो प्लांट को कितनी मिलेगी, फिर डियर को कितनी मिलेगी, फिर लायन को कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले 1% लॉ, क्योंकि यहाँ पे दिया है सन से कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 20,000 जूल। तो सन से प्लांट्स को कितनी एनर्जी मिलेगी, 1%। अभी बताया सन से सोलर एनर्जी कितनी कैप्चर कर पाते हैं प्लांट्स, 1%। तो प्लांट को कितनी मिलेगी, 1% ऑफ 20,000 कितना हो गया,
200 जूल। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दूं 200 जूल प्लांट्स को मिली सन से एनर्जी। 20,000 जूल आ रही थी एनर्जी, सपोज एग्जांपल है, तो प्लांट को कितनी मिली 1% एनर्जी मिली। 1% मीन्स 1/100, 1 पर मतलब अपॉन और सेंट मतलब 100। ठीक है, तो 1% ऑफ 20,000, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा 200। तो 200 जूल एनर्जी अवेलेबल है प्लांट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद 10% लॉ यूज करेंगे हम। ये सिर्फ सनलाइट कितनी कैप्चर कर पा रहे हैं प्लांट्स, उसमें 1% लॉ लगेगा। इसके बाद सब जगह हम 10% लॉ लगाएंगे। तो टेक्स्ट बुक से सेकेंड पॉइंट देखेंगे, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, डियर क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, ये था प्रोड्यूसर और ये है प्राइमरी कंज्यूमर। तो व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average 10% of food eaten is turned into its own body. So सिर्फ 10% जो आपने कंज्यूम किया उसका 10% is turned into its own body and made available for the next level of consumers. तो अब 10% एनर्जी ही वो यूज करने वाला है। तो 200 जूल का 10%, 200 का 10%, 10%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बची कितनी 20 जूल। ठीक है, तो डियर के पास कितनी एनर्जी आई प्लांट से 20 जूल। समझ में आया, 10% सही किया ना, 200 जूल का 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा 2 × 10 20। ठीक है, 20,000 लेके नहीं करना, नहीं 20,000 तो सन की थी। ठीक है, सन से कैप्चर कितनी की प्लांट ने 1%, 200 जूल। अब 200 जूल एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डियर। तो अब डियर कितनी कंज्यूम करेगा, उसमें से अब खुद के लिए उसकी बॉडी में, उसके लिए खुद की बॉडी में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी 10%, दैट इज 20 जूल। अब इससे लायन को कितनी मिलेगी 20%, 20 जूल का 10%। ठीक है, 20 जूल का 10%, तो कितनी मिली 2 जूल। ठीक है, तो प्लांट को मिली थी 200 जूल, डियर को मिली 20 जूल और लायन को मिली 2 जूल। तो नेक्स्ट स्टेप में और वो ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो 10% लॉ क्लियर है। प्लांट से डियर, डियर से लायन, कितनी 10% एनर्जी अवेलेबल होगी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। ठीक है, अभी ट्रॉपिक लेवल क्या है एक बार डेफिनेशन देख लें। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर्स का, तो ये हमने ट्राइंगल बनाया है, टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा, हर्बीवोर्स या हम बोले प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे लार्ज कार्निवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. तो 10% अवेलेबल होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए। क्लियर, सन से सिर्फ 1% होगा, बाकी सब में 10%। आगे, सिंस so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि why food chains generally consist of 3 or 4 steps. तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मार्क कर लो। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great. कितनी ज़्यादा 10% अवेलेबल है, 90% लॉस। ठीक है, तो there is generally a great number of individuals, कोई स्टेप छूट गया। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of 3 or 4 steps. Clear. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. सोचो 20,000 जूल ऑफ एनर्जी थी सन से आ रही थी
और लायन को कितनी मिल रही है 20 जूल, कितनी कम मिल रही है 2 जूल, कितनी कम है 20,000 से 2 जूल कितनी कम एनर्जी। आगे देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम ले लो तो जो सबसे लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है हमारा, क्या है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसर्स को काटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। क्या करना है, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ कट रहे हैं तो हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है, लगाना चाहिए। एटलीस्ट अपने बर्थडे पे एक पौधा एक पेड़ लगाएं और उसको बड़ा करें। हर साल एक लगाओगे तो सोचो कितने हो जाएंगे, और हर एक करेगा तो कितने हो जाएंगे। करना चाहिए कुछ, तो हम एनवायरनमेंट के लिए करें। हम चैप्टर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो कुछ तो करें एनवायरनमेंट के लिए। चलो आगे, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। जैसे एक फूड चेन हमने ये बनाई, इससे पहले बनाई थी एल्गे वाली, ठीक है। अलग अलग फूड चेन्स हो सकती है, बहुत वेरिएशन हो सकता है, बहुत वेरी कर सकती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। अब फूड वेब की बात करें, जो नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स होता है इकोसिस्टम में, दैट इज फूड वेब, ठीक है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called the food web. ठीक है, तो फूड वेब हम कर चुके हैं अभी। फूड वेब की डेफिनेशन लिखी थी आपने, क्या था, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, वो है फूड वेब। आगे इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना बुक में। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम क्लियर। एनर्जी फ्लो डायग्राम कौन सा है, ये 13.4 एनर्जी फ्लो डायग्राम में दिया है। सनलाइट, ये वाला सनलाइट को यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स, कितनी एनर्जी मिलती है 1%। सनलाइट से प्रोड्यूसर्स को कितनी मिलती है 1%। फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूम हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से कार्निवोर्स और कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। तो ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम, ये एनर्जी फ्लो डायग्राम, ठीक है, एनर्जी ऐसे फ्लो होती है, तो ये क्या रिवर्स हो सकती है, टॉप कार्निवोर से कार्निवोर को मिल सकती है क्या, कार्निवोर से हर्बीवोर को मिल सकती है, नहीं। तो ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब एक सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट। एनर्जी जो सन से मिली प्लांट्स को, वो हम वापस सन को नहीं दे सकते, प्लांट्स वापस सन को नहीं दे सकते। यूनी डायरेक्शनल फ्लो एनर्जी का, ठीक है। The energy that is captured by autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to autotrophs. Herbivore को जो मिल गई वो वापस से autotrophs को नहीं मिल सकती, ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकते हम। As it moves progressively through various trophic levels, it is no longer available to the previous. आगे जाने के बाद वो previous trophic level के लिए available नहीं है, तो unidirectional है। Second point important, the energy available at each trophic level gets diminished progressively, कम होती जा रही है। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी गेट्स डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटी छोटी कम 200 जूल, 20 जूल, 2 जूल कम होती जा रही है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, बची 90% लॉस, ठीक। सारी चेन में होगा, सभी फूड चेन में ऐसे ही होगा सेम। सोलर एनर्जी से 1%, बाकी सब जगह 10%, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।